हाँ जी, तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, जो कि है आपका कौन सा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब सर इसको हमने 8 स्टेप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated losses, revaluation of assets and reassessment of liabilities, preparation of partners capital account, capital adjustments और लास्ट बैलेंस शीट। अब सर इसमें ध्यान से सुनिएगा। सर फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट। टॉपिक नंबर सेकंड हम कर चुके हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर दो केसेस थे, एक थी कौन सी गुडविल, एपियर्ड गुडविल, और एक थी वैल्यूड गुडविल। एपियर्ड गुडविल को क्या करते हैं सर, जल्दी बताओ, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है सर। और जो हमारी न्यू गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल, उसका क्या करते हैं सर, अजी उसकी सर एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब सर उसके अंदर गेनिंग टू सैक्रिफाइस तो होगी, पर जो नया पार्टनर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, गेनिंग पार्टनर होता है। अगर वो अपना नया शेयर कैश में ले आए गुडविल का, तो क्या हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस डायरेक्ट कर देंगे? नहीं सर, उसमें क्या करते हैं, पहले कैश आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना पैसा वो गुडविल का लेके आया। उसके बाद उस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही हमारी एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ऐसे करते करते हमने इसके टोटल 7 केस कर लिए थे गुडविल के, ठीक है। आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और टाइम बचा तो हाथों हाथ रिवैल्यूएशन को भी निपटा देंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो हम लोगों को ऑलरेडी बनानी आती है, ये सब भी हमको बनाना आता है। यानी सर इस चैप्टर में सर जो था वो हो गया, मांगे बिल्कुल हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा सिवाय एक कैपिटल एडजस्टमेंट्स के। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि कल मैं आप लोगों को इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट समझा दूं, ठीक है। कल नहीं हो पाएगा तो परसों समझा देंगे। तो यानी परसों तक मेरी तरफ से कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। बच जाएंगे तो क्वेश्चंस बच जाएंगे, जो किसको करने हैं, आप लोगों को करने हैं। फिर आप लोगों को डाउट्स पूछने हैं, जो क्वेश्चंस में दिक्कत होगी मैं आपको सारे क्वेश्चंस चैप्टर के करवा दूंगा। बोलो कोई दिक्कत? पर आपको डाउट्स में पूछने पड़ेंगे सारे। मतलब क्लास ऐसी होगी, यहाँ क्लास में मैं जो क्वेश्चन बोलोगे वो मैं लिख दूंगा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन लिख दूंगा। उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो यानी थोड़ी कमर कस लो, घर पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा अभी से, वरना नहीं तो सिलेबस खत्म हो जाएगा, पर आपके ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और ना ही क्वेश्चंस खत्म हो पाएंगे। मेरे पास अभी बहुत सारी बुक्स, ऑल्टरनेटिव बुक्स रखी हुई है यहाँ पर, है ना। वो कब करोगे, पहले अपनी ये बुक खत्म करो फिर उस बुक को हाथ लगाना, ठीक है। हमारे पास तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स वगैरह ऑलरेडी आ चुके हैं ना, एडिशनल क्वेश्चंस के साथ आ गए हैं, उनको कब करेंगे, वो भी तो करने हैं हमें कंप्लीट, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं सर। आइए इसमें सर थर्ड टॉपिक लिखेंगे, लिखिए थर्ड टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जो हमने पिछले चैप्टर में करी थी। सर कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं जल्दी बोलेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और बताइए और क्या होते हैं, जनरल रिजर्व्स, और बताओ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। चलिए सर ये सारे हमारे कुछ रिजर्व थे। हमने सर यहां पर एक नोट पॉइंट भी लिखना था। नोट पॉइंट ये था कि जो ईपीएफ होता है बेटा, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, is not a reserve, but it should be
ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। इसको बेटा कैसे ट्रीट करना है? एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करना है। ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ये सर ईपीएफ क्या होता है? जो इंप्लॉइज को एम्प्लॉयर सैलरी देता है हर महीने, उसकी सैलरी से कुछ पार्ट काट करके एक गुल्लक में डाल देता है और इसको फिर एम्प्लॉयर कब रिटर्न करता है? रिटायरमेंट के समय पर रिटर्न करता है। तो ये इसलिए फर्म के लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो बस आपको इतना मान के चलना है कि ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आता। किसकी कैटेगरी में आता है? लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है। इसको एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी ट्रीट करके चलना है। बोलो बात क्लियर? हाँ जी। उसका मतलब नहीं है, वो जो अकाउंट ये ईपीएफ बनता है, सारी रिकॉर्डिंग होती है, ये सारी रिकॉर्डिंग इसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। तो अगर मान लीजिए वो 60 साल से पहले एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी लेता है, तो वो सेम अकाउंट इसका कंटिन्यू हो जाता है दूसरी फर्म के साथ। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद सर हमने बताए थे इसके कितने केस होते हैं बेटे? रिजर्व्स के, जल्दी बोलेंगे सर, बोलो जल्दी। रिजर्व्स के कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं बेटा। केस 1 क्या होता है? when nothing is said, when nothing is said। सर जब कुछ नहीं कहा गया होता तो क्या करते हैं? आप लोग बताएं फटाफट। सर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जल्दी बोलो। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको? रिजर्व्स को। किसमें? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। वेरी गुड सर। एंट्री बताएंगे फटाफट। रिजर्व्स account debited to old partners capital account। very good। in which ratio? old ratio सर। बहुत अच्छे। चलिए अब बात करते हैं केस 2। when firm do not want to distribute reserves। जब हमारी फर्म रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहती, तब क्या करते हैं सर? सर ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं सर। और सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बेटे? वेरी गुड। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताओ मैंने कुछ भी इसमें चेंज किया? कुछ भी चेंज किया? नहीं सर, एज इट इज जैसे चैप्टर नंबर 3 में लिखा था, बिल्कुल एज इट इज हमने चैप्टर नंबर 4 में लिखा है। यानी इट मीन सर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। राइट। चलिए एग्जांपल करेंगे। पहले हम इसका 4th पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से, जो कि क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आइए सर देखते हैं। दिव्यांशु नहीं आया? गाँव गए? ओके, लिखेंगे। ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ, आदित्य बताएगा इसका, है ना? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फटाफट बताएंगे लॉसेस के नाम। बोलो जी लॉसेस के नाम। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। और बताइए फटाफट, बोलो जी। accumulated losses, undistributed losses। very good। deferred revenue expenditure। fictitious assets। advertisement suspense account। और बताओ बेटे। चलिए अब सर इसके भी कितने केस होते हैं सर? सर इसके भी 2 केसेस होते हैं। केस 1 व्हेन, जल्दी बोलेंगे, व्हेन नथिंग इज सेड। व्हेन नथिंग इज सेड, जब बेटा इन लॉसेस के बारे में कुछ ना कहा जाए, तो सर ऐसे केस में इन लॉसेस को
हम क्या कर देते हैं बेटा, राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ ऑल द लॉसेस अमंग, जल्दी बोलो, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो, वेरी गुड, इन ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या हो जाएगी सर, वेरी गुड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू accumulated losses account, very good sir, in which ratio, old ratio। अब तो याद हो गए होंगे सारे कई बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं। केस 2, when firm do not want to write off losses, जब फर्म लॉसेस को राइट ऑफ करना नहीं चाहता तो बेटा उस केस में क्या होती है सर, एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो बताओ बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। यहां तक कोई दिक्कत सर, बिल्कुल सेम ही तो था, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है नया। आइए सर अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों को मिक्स करके क्या क्वेश्चन बनता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आओ। क्वेश्चन है बेटा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक जना सी was admitted for 1/5 शेयर, चलिए सी भी एडमिट हो गया, और आपको बेटा बैलेंस शीट दे रखी है, ये एक तरफ एसेट्स दे दी आपको, एक तरफ लाइबिलिटीज दे दी। एसेट्स में बोलता है इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000 रुपए है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 50,000 रुपए है, जनरल रिजर्व बेटे 10,000 रुपए है। फिर कहता है नीचे वर्किंग नोट में, और सॉरी एडजस्टमेंट्स में, क्लेम अगेंस्ट WCR was ₹10,000, market value of investments was ₹1,80,000। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। लीजिए सर, आपके सामने सारा क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो वही स्टेप वाइज चलते हैं, हमारा जो काम है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर
इसमें ओल्ड रेशियो 3:2 है, नया पार्टनर सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, अब सी ए से ले रहा है सारा पैसा, लिखा है, मतलब सी को जो सारा शेयर है 1/5 ए दे रहा है, लिखा है सर? नहीं सर, सी को सारा का सारा 1/5 शेयर बी दे रहा है, नहीं सर नहीं लिखा। और जब नहीं लिखा तो हम क्या एज्यूम करते हैं, दोनों दे रहे हैं ए और बी, किस किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यानी सर ये ओल्ड रेशियो है, और यहां पर ना तो न्यू रेशियो बताई, ना ही ये बताया कि सी ए और बी से किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, ना ही मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताई। तो मैं सर यहां पर एजम्पशन ले लूंगा कि ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाएगी, दैट इज 3:2। सर पहला स्टेप डन। अब सेकेंड स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ना तो मुझे पुरानी गुडविल दी, ना ही मुझे न्यू गुडविल दी, ना ही अपीयर्ड गुडविल दी, ना ही वैल्यूड गुडविल दी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टेप 2 खत्म। तीसरा स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं तो सर एक रिजर्व ये दिख रहा है और एक रिजर्व ये दिख रहा है, सर दो दो रिजर्व दिख रहे हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की। तो सर जैसे ही वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व देखते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसके ऊपर कोई क्लेम आया है, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो हम वर्कर्स के लिए बनाते हैं कि अगर उनको कहीं चोट वगैरह लग गई तो उनके क्लेम के टाइम पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट ना डालना पड़े, उनको हम इस गुल्लक से पैसा निकाल करके दे दें। तो हम क्लेम चेक करेंगे कि क्या किसी वर्कर ने क्लेम मांगा। तो यहां पर पता चला सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के ऊपर 10,000 रुपए का क्लेम है। मेरे पास गुल्लक में 50,000 रुपए पड़े थे, जिसमें से वर्कर ने 10,000 रुपए मांग लिए। तो बाकी के बचे 40,000 उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी सर आइए पहली एंट्री होगी मेरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से मैं क्या करूंगा बेटा, सारे पैसे निकाल लूंगा। आइए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स डेबिटेड, कितने रुपए पड़े बेटे, 50,000। लीजिए 50,000 रुपए निकाल लिए, ये अकाउंट हो गया बंद। अब क्लेम कितने का है, 10,000 रुपए का। तो सर 2 WCR क्लेम, क्लेम अकाउंट में डाल दिए मैंने कितने, 10,000 रुपए। बाकी बच कितने गए, 40,000 रुपए। वो किसमें बांटूंगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो सर यहां पर तो 3 पार्टनर है ए बी सी, तो सर ए बी सी तीनों में बटेंगे, नहीं सर सी तो नया पार्टनर है और हम बांटते कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स। यानी यहां पर सी को इग्नोर कर देंगे, पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए और बी के बीच में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होगा सर, 2 कैपिटल 2 कैपिटल, बच गया 40,000 इन विच रेशियो बेटा, 3:2। कितना कितना आ जाएगा बेटा, 18,000 और 12,000। राइट, क्लियर है बात, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सर आगे चलते हैं, दूसरी एंट्री 24 और 16 आएगा। मैं तो चेक कर रहा था कितना जने करते हैं, तुम लोग करते ही नहीं हो। देखो 40,000 है ना बेटा, 40,000 को 5 से डिवाइड करो, कितने क्या आएगा, 8 8 या 24 और 8 दूनी 16। वेरी, चलिए सर एक रिजर्व खत्म। अब दूसरा रिजर्व है कौन सा, जनरल रिजर्व। अब सर इसके दो केसेस हमने पढ़े अभी यहां पर, है ना, कि अगर कुछ नहीं कहा या कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब सर यहां पर अगर हम देखें तो पूरे क्वेश्चन में मुझे रिजर्व के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा तो उसको भी क्या कर देंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, यानी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व्स डेबिटेड टू, जल्दी बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए और बी। तो 2 कैपिटल 2 कैपिटल, 10,000 बट जाएगा, कितना कितना 6,000 और 4,000। चलिए सर रिजर्व्स की ट्रीटमेंट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर अरे रिजर्व की सर ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुई, हो तो गई। कहता सर एक इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की। मां की अच्छा,
कहता सर मार्केट वैल्यू उसकी 1,80,000 हो गई है, मत तो क्या करें सर 20,000 रुपए का लॉस हो गया है। मैं देखो गुल्लक पड़ी है, गुल्लक बनी हुई है। अरे नहीं सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का तो हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, गुल्लक तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में किससे लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेते हैं सर। लेंगे तो पार्टनर से ही अल्टीमेटली, पर किसके थ्रू? रिवैल्यूएशन के थ्रू। किसके थ्रू? रिवैल्यूएशन के थ्रू। यानी सर इस केस में क्या होगा? रिवैल्यूएशन में चला जाएगा लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का लॉस हुआ बेटे? और ये किसने भर दिया? इन्वेस्टमेंट्स ने। टू इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई 20,000 से, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस आ गया मेरा, किससे लूंगा? पुराने पार्टनर से, न्यू पार्टनर से? पुराने पार्टनर से। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। 20,000 लेना है, कौन सी रेशियो में लेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो। यहां पर भी ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। बेटा कितनी आ जाएगी? 12,000 और 8,000। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अपना नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यहां पर सर मुझे एक ही लॉस दे रखा है। अब लॉसेस की ट्रीटमेंट क्या पढ़ी थी हमने कि सर अगर कुछ नहीं कहेगा तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। अगर कहेगा नहीं राइट ऑफ नहीं करना तो एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और यहां पर अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो पूरे क्वेश्चन में इसने कहीं पर भी नहीं कहा कि भैया इसको राइट ऑफ मत करो। तो मेरा फर्ज क्या बनता, मैं क्या कर दूं? इसको बुक से हटा दूं, इसको बुक से क्या कर दूं? राइट ऑफ कर दूं, ठीक है ना, मिटा दूं से। तो आइए सर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बोलेंगे। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का सर। बोलो जी एंट्री बोलो। फिफ्थ एंट्री, ओल्ड पार्टनर डेबिटेड, ए कैपिटल डेबिटेड, बी कैपिटल डेबिटेड टू, जल्दी बोलें, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेटा 50,000 का है, किस रेशियो में राइट ऑफ होगा? ओल्ड रेशियो में, दैट इज 30,000 एंड 20,000। बोलो बात क्लियर। अब आ जाओ सर एक बार बैलेंस शीट भी बना देते हैं इसकी सर। खत्म क्वेश्चन। ये आ गई आपकी कौन सी बैलेंस शीट? न्यू बैलेंस शीट। सर इन्वेस्टमेंट्स कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी बोलो। 1,80,000। सर 2 लाख वैल्यू थी, 20,000 से कम हो गई तो बच गई 180, तो 180 आ जाएगी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा सर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं आएगा सर। जनरल रिजर्व नहीं आएगा सर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आएगा सर। कितना? 10,000 रुपए का। आई होप बात क्लियर है। वो तो लाइबिलिटी बनानी है ना अपन को, तो हमने वो लाइबिलिटी बना दी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से सभी को? पुराना जैसे चैप्टर नंबर 3 में किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस यहां पर हमने सी को नहीं देखा है ना, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही थी सारी कौन सी रेशियो में हो रही थी? ओल्ड रेशियो में हो रही थी, ओल्ड पार्टनर्स में हो रही थी। तो सी तो हमारा न्यू पार्टनर है, तो इसलिए उस केसेस मैंने सी को इग्नोर कर दिया। जितनी भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी सारी ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। बोलो ये बात पल्ले पड़ती है? दिमाग में जाती है, दिमाग के ऊपर से जाती है? दिमाग में जा रही है ना, तो फिर ठीक है, जानी चाहिए दिमाग में। आइए सर, आदित्य सर जा रहा है दिमाग में? नोटबुक पे आ रहा है वो नहीं आ रहा? अरे वही तो नहीं आ रहा सर, वो तो मैं टॉपर हूँ सर, पढ़ लूंगा, टेंशन मत लो सर। माँ की अच्छा। हाँ आओ सर आओ, एक और क्वेश्चन करते हैं सर। टॉपर साहब देखते हैं, करके दिखाएंगे फटाफट से। अब ये जो टॉपर ऊपर से टॉपर थे धीरे धीरे नीचे से टॉपर बनने की राह पे चल पड़े हैं, है ना। ये देखो मैं कॉपी अंदर रख दी, क्या सर मैं करूंगा ही नहीं। ये देखो ये होती टॉपर की असली पहचान। सर ओरली कर देंगे हैं। लीजिए एक्स और वाई 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं बेटा। एक्स और वाई 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं।
कहता है जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर एंड ब्रिंग्स इन, ये सब छोड़ो बस इतना कर लो, जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, और बेटा आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं जैसे जनरल रिजर्व 1,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 70,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 20,000। ठीक है जी। कहता है फर्म नीदर wants to distribute reserves, firm neither wants to distribute reserves nor want to write off losses, या फिर इस तरीके से भी बोल सकता है फर्म वांट टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, फर्म वांट टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, मतलब इट डजंट वांट टू चेंज, इट डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज, है ना, वो इन वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहता है, ऐसा बोल दिया। या बोल दिया कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, लॉसेस को राइट ऑफ करना नहीं चाहता, तो कहता है पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सर सिंपल सी बात है, एडजस्टमेंट एंट्री तो हमें पता है, एक तो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, एक होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। सर जहां जहां रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स के केस में होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉसेस के केस में होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। बट सर यहां पर इसने हमें फंसा दिया, क्योंकि इसने बोल दिया भाई रिजर्व्स की और इसकी एक ही एंट्री करो, सिंगल जनरल एंट्री करो। तो सर ऐसे केस में हमने सीखा था कि आप नेट निकाल लो, नेट रिजर्व्स हैं या नेट लॉसेस हैं, यानी इन सबको आपस में प्लस माइनस कर लो और पता लगा लो कि रिजर्व्स का अमाउंट ज्यादा है या लॉसेस का अमाउंट ज्यादा है। अगर रिजर्व्स का अमाउंट ज्यादा है तो एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अगर लॉसेस का अमाउंट ज्यादा है तो एंट्री कर दो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो मुझे बताइए जनरल रिजर्व क्या है? रिजर्व है सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रिजर्व है लॉस है सर, लॉस है सर, वेरी गुड। कैसे पहचाना सर? क्योंकि सर यहां पर डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो रिजर्व कहलाता, प्रॉफिट कहलाता, डेबिट बैलेंस दे रखा है इसलिए क्या है ये लॉस है सर, क्या है लॉस है सर। तो आइए सर इसका अगर मैं नेट करके निकालूं तो सर इसमें दोनों लॉसेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 170 माइनस 70 इज 70,000, 70,000 माइनस 20,000 इज 50,000। यानी सर मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, कौन सी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ये मेरे निकल के आ गए क्या, नेट रिजर्व्स, और रिजर्व्स की एंट्री होती है गेनिंग टू। अब सर एक पंगा और पड़ गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइस तो एंट्री करनी है, अब ये कैसे पता चलेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? तो सर इसमें एक एडमिशन का क्वेश्चन है और जेड नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, और हमने पढ़ा था जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो 110% सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है सर, गेन करता है। तो यानी सर ये तो गेनिंग पार्टनर है, और ये अपना शेयर जो 1/6 है जिससे भी लेता है वो सैक्रिफाइस करता है ना, जेड जिससे भी अपना शेयर लेता है वो सैक्रिफाइस करता है। पर अब इस क्वेश्चन में सेम नहीं बताया हमें कि जेड ने अपना शेयर एक्स से लिया है या वाई से लिया है, तो मैं मानूंगा जेड ने अपना शेयर एक्स से भी लिया है और वाई से भी लिया है, और कौन सी रेशियो में लिया है, ओल्ड रेशियो में लिया है, दैट इज 3:2। यानी सर यही इन दोनों के बीच की क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। बोलो बात क्लियर? तो गेनिंग शेयर कितना है सर, 1/6, और सैक्रिफाइसिंग शेयर, गलती कर रहे हो सर, सैक्रिफाइसिंग शेयर 3/5 कभी नहीं होगा। जब भी कभी सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना हो तो सैक्रिफाइसिंग शेयर ऐसे निकालते हैं, देखो
जेड का गेनिंग शेयर कितना है बेटे 1/6। वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें तो रेशियो पता है हमें। तो भैया इसने x से भी लिया होगा और y से भी लिया होगा 3:2 की रेशियो में। तो 1/6 का 3/5 और 1/6 का 2/5। तो ये बनेगा x का सेक्रीफाइसिंग शेयर और y का सेक्रीफाइसिंग शेयर, ना कि 3/5 और 2/5। यानी कितना हो जाएगा 3/30 और बेटा 2/30। देखो चेंज हो गया ना, आप 3/5 ले रहे थे 2/5 ले रहे थे, तो आंसर क्या आ जाता गलत। राइट बोलो, बात क्लियर आ रही है। तो हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आ गया मेरा सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लो 3/30:2/30, दैट इज 3:2 ही हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है। तो फिलहाल तो हमें ये नहीं करना, ये हमारा काम नहीं था, हमें एंट्री करनी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बेटा यहां पर ये कंफर्म हो गया, जेड गेन कर रहा है और एक्स और वाई क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो, जेट्स, जल्दी बोलो, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब सर पंगा ये है, पूरा 50,000 तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जितना गेन किया है जेड उतना ही देगा और जितना एक्स वाई ने सेक्रीफाइस किया उसको उतना ही मिलेगा। तो सर कितना सेक्रीफाइस किया हमें नहीं पता, पता है सर ये रहा, चाहे ये ले लो चाहे इस तरीके से कर लो, उसका तो हमें पता ना 1/6 गेनिंग है। तो 50,000 का 1/6, तो बेटा 50,000 का 1/6 होता है आपका 8,333। अब आपकी मर्जी है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, आपकी मर्जी है, या तो इसको ऐसा कर लो 50,000 का 3/30 और 50,000 का 2/30। आपके पास ऑप्शन है, या तो ये कर लो या फिर इस 8,333 को आप कौन सी रेशो में बांट दो 3:2 की रेशो में बांट दो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिए सेम आंसर आएगा सर। देखो सर कितना है 8,333 है, 8,333, राइट। इसको 3:2 में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 5। लीजिए सर मैंने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, आपका आ गया 1,667 लगभग। अब मुझे इंटू 3 करना है, तो इंटू 3 कितना आया सर लगभग 5,000, ठीक है। और सर अगर इंटू 2 कर दूंगा तो 3,333 सर बट गया। बोलो 3:2 में बांटा, इस तरीके से बटा। अब अगर आप चाहो तो सर इसको ऐसे कर सकते हो 50,000 का 3/30, तब भी आंसर सेम आएगा सर। सर करके दिखाओ 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 30, 5,000। बात क्लियर है सर। ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ, ये 50,000 वाला बड़ा अमाउंट है या 8,333 वाला बड़ा अमाउंट है। अब ध्यान से सुनना, ये बेटा रिजर्व्स किसके हैं बोलो जल्दी, फर्म के हैं। किसके हैं फर्म के हैं। और ये वाला शेयर किसका है फर्म का है इंडिविजुअल का है सर, इंडिविजुअल का है। बोलो बात क्लियर हो रही है। और ये रेशियो किसकी है, ये इंडिविजुअल रेशियो है। जो 3/5 2/5 आएगा ये इंडिविजुअल शेयर निकल के आएगा, ठीक है। 1/6 भी क्या है इंडिविजुअल शेयर। और यहां पर 3/30 2/30 ये फर्म के अंदर शेयर है बेटा। किसके अंदर शेयर है फर्म के अंदर। तो फर्म वाला शेयर लिया है ना, फर्म का लिया, तो यहां पर हमने फर्म के साथ ही मल्टीप्लाई किया है, राइट। और अगर हम 8 इसको बांट रहे हैं इंडिविजुअल शेयर को, तो यहां पर इंडिविजुअल रेशियो यूज करिए। इंडिविजुअल शेयर को बांटने के लिए इंडिविजुअल रेशियो, फर्म के लिए फर्म वाला शेयर। बात क्लियर हो रही है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस, जैसा आपको इजी लगे या फिर जैसा क्वेश्चन में कन्वीनियंट हो, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। बोलो बात क्लियर है। चलें आगे सर, रिजर्व्स एंड लॉसेस का काम खत्म हो गया सर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पर,
रिवैल्यूएशन पर। किस पे आ जाते हैं सर? रिवैल्यूएशन पे। फास्ट तो नहीं हो रहा, सारा वही पुराना ही है जो कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक, चलिए सर आगे आ जाइए। लिखेंगे सर स्टेप नंबर 5, revaluation of assets and reassessment of liabilities। सर इसके अंदर भी दो केस होते हैं, है ना। ये क्या कहता है कि भैया एडमिशन के टाइम पर भी एसेट्स की दोबारा से वैल्यू निकालो, लाइबिलिटीज की भी दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट करो। हो सकता है एसी मैंने 50,000 का खरीदा था, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 40,000 का रिकॉर्ड है मेरी बुक्स में, पर जरूरी तो नहीं ना मार्केट वैल्यू 40,000 ही हो। मार्केट वैल्यू तो 25,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग मेरे बुक्स के अंदर एसी की वैल्यू 40,000 है और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है 45,000, तो बेटा अगर मैं आज एसी बेचता हूं तो 5,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब वो प्रॉफिट किसका है? पुराने पार्टनर्स का है या नए पार्टनर का भी है? पुराने पार्टनर्स का है। तो पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो केस 1 क्या हो गया? न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड कर लो और जो पुराना प्रॉफिट है एसेट्स का, है ना, एसेट्स में चेंज आने से जो पुराना प्रॉफिट हो रहा है वो पुराना प्रॉफिट नए पार्टनर के आने से पहले ही पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरा लॉस मेरे अकॉर्डिंग, मान लीजिए कोई लाइबिलिटी है जो मुझे 30,000 रुपीज देने हैं, किसी के कितने देने हैं, मैं उसको टाइम पर नहीं दे पाया, मेरे ऊपर 10,000 की और पेनल्टी लग गई, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। तो अब कितने रुपए से मुझे लॉस हो गया? 10,000 से। तो नया पार्टनर क्या कह देगा? भाई ये लॉस मेरा नहीं है, मैं क्यों दूं एक्स्ट्रा अपनी जेब से? मैं तो जब आया हूं तब तो कितना था? 30,000 था, और अब तुम कह रहे हो 40,000 है। कह रहे ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा इसलिए तो मैं लाइबिलिटी को क्या कर रहा हूं? रीअसेस कर रहा हूं, ताकि नए पार्टनर के आने पर दिक्कत ना हो। उसके आने से पहले देख लूं भाई 30,000 ही देने हैं 40,000 देने हैं। अगर 40,000 देने हैं तो 10,000 का लॉस हो रहा है, तो 10,000 का लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि नए पार्टनर को कोई दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए मुझे 1.5 लाख रुपए देना है किसी का, अब उसमें कोई जना भाग गया या कहीं को उसके साथ कुछ हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, और अब उसको क्लेम मांगने वाला कोई भी नहीं है, तो मेरे को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब मुझे पता चला मेरे से कोई पैसा मांगा नहीं जाएगा। या मान लीजिए मेरे पर लाइबिलिटी थी, मैंने बैंक से लोन ले रखा था और मैंने लोन वापसी कर दिया, पर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट मेरी तरफ पेंडिंग रह गया, तो मैं वो दे नहीं पा रहा। ठीक है। अब हुआ क्या? बैंक ने स्कीम निकाल दी, गवर्नमेंट ने, कि जिसके ऊपर जितना लोन है, ठीक है, आप ये वाला काम कर रहे हो तो हम आपका ये लोन माफ कर देते हैं। तो क्या हो गया सर? लाइबिलिटी कम हो गई। कई बार ऐसा गवर्नमेंट कर देती है, तो लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। उससे क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किसका है? पुराने पार्टनर्स का, नए पार्टनर का भी है। तो पुराना प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ज्यादातर आपके साथ होता है हाउस टैक्स में या कॉमर्शियल टैक्स में, जैसे हम अकेडमी चला रहे हैं, है ना, स्कूल चला रहे हैं, तो उनको ना नोटिस मिलता है, ठीक है, एमसीडी की तरफ से, कि आपने इसका अभी तक हाउस टैक्स नहीं भरा, आप ये कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, कॉमर्शियल काम जगह नहीं है, उसमें आप कॉमर्शियल काम कर रहे हो, तो आपका टैक्स इतना बनता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास भी नोटिस आया था जब हम स्कूल चला रहे थे, वहां प्ले स्कूल चला रहे थे, तब नोटिस आया था हमारे पास भी 1.5 लाख रुपए का भाई, और कह रहे थे कि अगर आप 2 दिन दिए, कि 2 दिन में नहीं भरा तो सील कर देंगे आपका। यहाँ सन नगर की बात बता रहा हूँ, मेन 25 रोड की। ठीक है जी। अब क्या करें? तो हमने जब तो चलो कुछ अंडर द टेबल, समझ गए ना, अंडर द टेबल देके कुछ काम चला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी एक अभी ना अगले महीने एक डेट आ रही है, उसमें ना गवर्नमेंट जो सरकार है वो सब्सिडी दे रही है, ठीक है ना। तो उसमें हमने फिर उस बिल को माफ करवाया, ठीक है, कि भाई अब आपके ऊपर इतना, उन्होंने तो बिल चेप दिया ना भाई 1.5 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि जिन्होंने भी अपना हाउस टैक्स यहां से लेके यहां तक का नहीं भरा है, वो आकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। ठीक है। जो 50,000 का 1.5 लाख का टैक्स है उसके सिर्फ 50,000 60,000 दे दो, इतना ऐसी स्कीम निकाली थी। तो उसके देने में कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें? लाइबिलिटी कम हो गई 1 लाख से, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो किसका? ये पुराने पार्टनर्स का है। तो पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो इसलिए सर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं?
रिवैल्यू और रीअसेस करते हैं। बोलो बात क्लियर है? तो बेटा इसके अंदर भी कितने केस होते हैं बेटे? 2 केस होते हैं सर। कितने केस होते हैं जल्दी बोलो? 2 केस होते हैं सर। केस 1 कहता है व्हेन नथिंग इज सेड। क्या कहता है सर? व्हेन नथिंग इज सेड। बेटा जब कुछ ना कहा जाए तो ऐसे केस में न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। बोलो जी क्या करते हैं हम? न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की न्यू वैल्यूज होती है उसको हम न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिवैल्यूएशन लॉसेस आर रिटर्न ऑफ अमंग, जल्दी बोलेंगे, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बोलो बात क्लियर है? ठीक है जी। और इस केस में जब केस 2 होता है बेटा, केस 2 कहता है व्हेन फर्म डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड न्यू वैल्यूज। जब हमारा फर्म न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करने में इच्छुक नहीं होता तो सर क्या होता है? ओल्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंटिन्यूड इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में हम पुरानी वैल्यूज को ही रिकॉर्ड करते हैं। पर सर इस केस में जो भी मुझे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी सर हम क्या कर देते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। ये हो गया दूसरा पॉइंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉसेस आर एडजस्टेड इन विच रेशियो? वेरी गुड, एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो जी इतनी बात क्लियर है? सर उसके बाद बेटा इस केस 1 में कितनी एंट्रीज होती हैं बेटा? जल्दी बताओ। सर केस 1 में टोटल 3 एंट्रीज होती हैं, है ना? सर वो 3 एंट्रीज क्या होती हैं? चलो यार लिखो। इस केस में पहली एंट्री क्या होती है? जल्दी बोलो। एसेट्स में जितना भी चेंज आया है बड़ी है अगर तो डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज अगर घटी हैं तो डेबिट कर दो। क्योंकि सर हमें फंडा था, नॉर्मल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लाइबिलिटीज का बढ़ना घटना क्रेडिट, लाइबिलिटीज का घटना डेबिट। और इन दोनों की वजह से मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, अब सर रिवैल्यूएशन लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू घटेगी और बेटा लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? अब फिर देखेंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिट करके कि अगर मुझे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो मैं एंट्री कर दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन बेटा ओल्ड रेशियो। और सर अगर मुझे रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो मैं एंट्री कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन विच रेशियो? सर
ओल्ड रेशियो। क्लियर है बात? सेम वही सब है। अब सर अगर मैं बात करूं केस सेकंड की, तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होती है। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो बेटा एंट्री होती है, जल्दी बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, जल्दी बोलो ही, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर मेरे को रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो बेटा एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सर इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, है ना, इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ मेन आंसर, इट इज अ पार्ट ऑफ मेन आंसर, मेन आंसर में बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और सर इस केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है जी। यानी सर रफ में बनता है, मेमोरेंडम का मतलब रफ, और ये बनाया जाता है किसमें सर, वर्किंग नोट्स में, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन आंसर, क्योंकि एक्चुअल में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। बोलो बात क्लियर है? तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किया था, सेम एज इट इज है, कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं है, राइट? क्लियर हुआ ये? तो नेक्स्ट क्लास में सर हम क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, कल, सुन लो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। और परसों हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसके क्वेश्चन खुद से ट्राई करके आना, नहीं तो एटलीस्ट चैप्टर नंबर 3 के फुल फ्लैश क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। तो कल आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, जो कि आपको ऑलरेडी आती है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।